हाय फ्रेंड्स, जीएस बाय अन्नू सर चैनल में आपका स्वागत है। कल जो लेक्चर जहाँ से आपका रह गया था, ब्लड चैप्टर जो चल रहा था, तो ब्लड में कल हमने ब्लड की बेसिक जानकारी देखी थी कि ब्लड क्या होता है, इसके बारे में कल हमने पढ़ा। ब्लड में क्या क्या पाया जाता है, ये सारी जानकारी है। तो एक बार ब्लड के बारे में पूरा रिकॉल करते हैं और रिकॉल करने के बाद उसके आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड, सबसे पहले जो नए फ्रेंड जुड़े हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। अब जहां शेयर कर सकते हैं, एफबी पे, इंस्टा पे, आप फेसबुक पे, जहां पे आपको, यूट्यूब पे, जहां पे आपको लग सकता है ग्रुप में, आप सब जगह शेयर जरूर कर दीजिए। सबसे पहले आप शेयर कर दें, फिर बात करते हैं आपके ब्लड। तो ब्लड के बारे में बताएं कि ब्लड का बेसिक चीजें हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो पीएच मान 7.4 होता है, ब्लड हमारा बेसिक नेचर का होता है प्लस एल्केलाइन नेचर का होता है। हमने कहा था ये आपका ब्लड जो होता है क्षारीय प्लस अल्कलाइन होता है या जल में घुलनशील होता है। इसके बाद हमने कहा था ब्लड की जो मात्रा मेल में होती है, पुरुषों में जो होती है, ये 5 से 6 लीटर होता है, जबकि फीमेल में इसकी संख्या आधा लीटर कम होती है। इतनी सारी चीजें हमने करवा दी थी। दूसरा पॉइंट हमने बताया था जो ब्लड होता है, वो ब्लड जो होता है शरीर के कुल भार का 7% होता है, भार का 7% होता है। फ्रेंड्स, ये हमने क्वेश्चन भी बताया था कि आपके आरओ पेपर में, आपके 2018 के पेपर में पूछा भी जा चुका है कि कितना भार होता है। तो यहाँ से बात क्लियर हो रही है कि 7.4 होता है, 5 से 6 लीटर पुरुषों में होता है, जबकि फीमेल में आधा लीटर कम होता है। अब हमने कहा था ब्लड जो होता है हमारा कैसा होता है, रेड होता है। जो कलर होता है ब्लड का कैसा होता है, रेड होता है। तो रेड के रीजन बताया था कि ब्लड में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है। एक पिगमेंट पाया गया जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। यह हीमोग्लोबिन क्या है, ये आयरन जो है एक संकुल कंपाउंड बनाता है जिसको बोला जाता है मायोग्लोबिन। और ये मायोग्लोबिन आगे चल के किसमें कन्वर्ट होता है, हीमोग्लोबिन। इसमें हीमो क्या है, ये कहेंगे हीम नामक डाई है, ये डाई कहेंगे या कहेंगे ये एक प्रकार का रंजक है या पिगमेंट है। और ग्लोबिन हमारी यहाँ पे फ्रेंड्स प्रोटीन है। ये दोनों मिलकर ही हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं जिससे ब्लड हमारा रेड कलर का होता है। इसके बाद हमने कहा था काकरोच में क्या होता है, तो हमने कहा काकरोच में हीमोलिम्फ पाया जाता है। जहां पे लिम्फ वर्ड जुड़ जाता है समझ लेना व्हाइट कलर का, और जहां साइनिन वर्ड जुड़ जाए वहां पे आपका ब्लड कैसा होता है, तो आप कहेंगे ये आपके साइनिन जुड़ने से ब्लड आपका ब्लू कलर का होता है। यहां तक सारी बातें हो गई थी। अब ब्लड के बारे में आगे जानने की कोशिश करते हैं कि हमने कहा था ब्लड में दो प्रकार के फैक्टर पाए जाते हैं। ब्लड में दो चीजें होती है, एक आपका प्लाज्मा होता है और एक आपको हमने बताया था आपकी कणिकाएं होती। तो प्लाज्मा के बारे में बताया, ये जो प्लाज्मा होता है ये आपका कितना होता है, कणिकाएं कितनी होती। तो प्लाज्मा के बारे में बता दिए 50 से 55%, 55% आप एग्जैक्ट याद करो, जबकि कणिकाएं आपकी 45% होती। तो प्लाज्मा के बारे में बता दिया था कि प्लाज्मा क्या होता है कि ये पीले कलर का पदार्थ होता है। इसमें 90 से 92% पानी पाया जाता है। इस पदार्थ में 90 से 92% पानी जो पाया गया, साथ ही साथ 0.9% इसमें लवण पाए जाते हैं, जिससे हमारे ब्लड का जो नेचर होता है वो नेचर कैसा हो जाता है, बेसिक या क्षारीय हो जाता है। किसकी वजह से, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम, मैग्नीशियम वगैरह पाए जाने के कारण जो 0.9% हिस्सेदारी बनती है उससे ब्लड हमारा क्षारीय हो जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स हमने बात आपसे की थी कि ब्लड में प्रोटीन भी पाए जाते हैं। प्रोटीन में कौन कौन से आपके प्लाज्मा में पाए जा रहे थे, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन, ये सारी प्रोटीन ब्लड में आपके प्लाज्मा में पाए। तो प्लाज्मा के कार्य के बारे में बताया था। प्लाज्मा पहली बात तो बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप कर रहा था, एंटीबॉडी का डिसाइड कर रहा होगा। और साथ ही साथ दूसरी चीजें क्या करता है प्लाज्मा, कि प्लाज्मा में उपस्थित फाइब्रिनोजेन प्रोटीन रक्त का थक्का जमाने में भी मदद कर रहे होते हैं। कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों पदार्थ पाए जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि कणिकाओं को कल हमने डिवाइड किया था, 3 भागों में बांटा गया था कि एक आपकी आरबीसी होती है, एक आपकी डब्ल्यूबीसी होती है और एक आपकी ब्लड प्लेटलेट्स होती है। फ्रेंड्स, अगर समझ में आ रहा है तो थंब कीजिए, समझ में आ रहा है फ्रेंड तो थंब कीजिए सबसे पहले। तो यहाँ पे क्या हमने 3 प्रकार की होती है। तो ये आरबीसी को हमने कहा था कि इसे रेड ब्लड कार्पस या इरेथ्रोसाइट्स बोलते हैं। फ्रेंड्स, आपको एक नाम को याद रहे ना रहे, लेकिन ये जरूर याद रखना एरिथ्रोसाइट्स। और एरिथ्रोसाइट्स मीन क्या होते हैं, रेड साइट्स मीन कोशिका, लाल कोशिकाएं। जबकि डब्ल्यूबीसी का नाम क्या होता है, लिम्फोसाइट्स।
ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में ऐसे बनते हैं और इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। तो एक नाम इनका हमें और मिल गया कि एक क्या बोल रहे हैं, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। एरिथ्रोसाइट्स मीन लाल कणिकाएं, ल्यूको जहां मिल जाए तो इसका मतलब ल्यूको मींस ल्यूकोप्लास्ट बनता है। आप जब आप बॉटनी में पढ़ेंगे तो ल्यूको मींस रक्तहीन, अर्थात WBC आपकी कैसे होती है, श्वेत रक्त कणिकाएं बोला जाता है। जबकि थ्रोम्बोसाइट ब्लड प्लेटलेट थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। अब एक एक करके इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं फ्रेंड कि इनका कार्य क्या होता है, क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम आरबीसी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आरबीसी क्या है, और आप एग्जाम दे रहे हैं, आप कंपटीशन की तैयारी फ्रेंड कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके ब्लड से आते हैं। ब्लड में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आरबीसी के बारे में जानेंगे। और आरबीसी का भी हमने नाम दिया रेड ब्लड कॉर्पस्यूल्स या सेल्स बोल सकते हैं, लाल रक्त कणिकाएं। हिंदी से भी लिख रहे हैं लाल रक्त कणिकाएं। जबकि इसका एक नाम क्या बताया, इसका नाम एक हमने एरिथ्रोसाइट्स भी बताया, एरिथ्रोसाइट्स। फ्रेंड अब यहां पे बात करते हैं कि आरबीसी के खोजकर्ता कौन है। खोजकर्ता, आरबीसी के खोजकर्ता यहां पे नोट कर लेंगे स्वाटरडम एवं मैलफिंगी। आप नोट कर लेंगे कि आरबीसी के खोजकर्ता कौन है। स्वाटरडम एवं मैलफिंगी ने आरबीसी की खोज की थी। नाम क्या है आप याद रखोगे। अब बात करते हैं आरबीसी जो है, आरबीसी का जो निर्माण होता है, आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर में कहेंगे रेड बोन मारो में होता है, रेड बोन मैरो में होता है, या लाल अस्थि मज्जा में होता है, लाल अस्थि मज्जा में होता है। लाल अस्थि मज्जा फ्रेंड कहेंगे ऐसे आपकी बोन्स होती है। तो बोन्स हमने कहा था कुछ बोन्स आपकी खोखली होती है और कुछ बोन्स आपकी कैसी होती है, सॉलिड होती है। तो ये बोन्स के बीच वाला जो भाग है, यहाँ पर किसका निर्माण होता है, तो कहेंगे यहाँ पर आपके आरबीसी का निर्माण होता है। हर एक बोन्स में कहेंगे होता है क्या, नहीं कुछ तो बहुत छोटी होती है, तो कहेंगे 106 से 107 तक, या कहेंगे 150 से 160 के बीच की बोन्स ऐसी होती है जिनकी बोन्स में आपका आरबीसी का निर्माण होता है। तो हमने क्या होता है, आरबीसी का निर्माण कहाँ हो रहा है, अस्थि मज्जा में। अगला पॉइंट, जन्म के समय कहाँ होता है, जन्म के पहले, जन्म के बाद कहाँ हो रहा है, आरबीसी में का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में। जन्म के पहले जो होता है बिफोर बर्थ, इनका निर्माण कहेंगे स्प्लीन या कहेंगे प्लिया, या आप कहेंगे प्लिया और यकृत में होता है। फ्रेंड्स इस समय बोन्स का ज्यादा निर्माण नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर आपके आरबीसी का निर्माण हो रहा होता है। तो ये सारे पॉइंट आपके क्वेश्चन बनते हैं कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, आरबीसी की जीवन काल कितना होता है, ये सारे पॉइंट आपके फ्रेंड बनते हैं। तो अगर समझ में आ रहा तो सबसे पहले थंब कीजिए। थंब कीजिए फ्रेंड, समझ में आ रहा है तो थंब कीजिए और शेयर जरूर कर दे। तो अब आगे बात करते हैं कि ये आपके आरबीसी के बारे में हो गया। अब आरबीसी में और इसका बेसिक नेचर क्या है, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आरबीसी जो होती है, आरबीसी की जो मृत्यु होती है वो कहाँ होती है, यकृत तथा प्लिया में। प्लिया, इसी प्लिया को आप क्या बोला जाता है, ब्लड बैंक भी बोला जाता है। आपके वनडे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि आपका ब्लड बैंक कौन सा है, तो ब्लड बैंक इसे बोल रहे हैं प्लिया या स्प्लीन को कहा जाता है, और इसको तिल्ली भी बोलते हैं, आपको याद रखना है। तो इतनी चीजें हमें, आरबीसी के खोजकर्ता कौन है, आरबीसी का निर्माण कहाँ हो रहा है, आरबीसी की मृत्यु कहाँ हो रही है, ये आपके जितने वनडे एग्जाम होते हैं इस तरह के क्वेश्चन बनते रहते हैं। अब हम आगे जानने की कोशिश करते हैं कि जो आरबीसी होती है फ्रेंड, आरबीसी जो होती है वो न्यूक्लियस नहीं होता है इसमें, या कहेंगे केंद्रक विहीन होती है। नोट कर लेंगे, केंद्रक विहीन होती है, इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। जब न्यूक्लियस एब्सेंट होता है फ्रेंड, तो आप समझिए जब कोशिकाओं में आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट है तो आपके आरबीसी में आरएनए भी अनुपस्थित होगा। आरएनए अनुपस्थित है तो डीएनए भी अनुपस्थित होगा, अर्थात आरबीसी में आरएनए व डीएनए दोनों अनुपस्थित होते हैं। अब आरएनए डीएनए अनुपस्थित होते हैं तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, तो फिर हमारा जो डीएनए टेस्ट होता है वो किसके माध्यम से होता है, तो फ्रेंड्स याद रखना
कि यहाँ पे आरबीसी के माध्यम से, जैसे आप किसी को ब्लड आपको दिया जाता तो आप कभी ये सुनने में नहीं आया होगा कि उसका डीएनए चेंज हो गया, डीएनए चेंज हो गया। भाई आने वाले टॉपिक में आपको पढ़ाएंगे कि डीएनए कैसे चेक होता है। तो याद रखना कि आरबीसी में जब आरएनए और डीएनए एब्सेंट हैं, यहाँ पर जब आरएनए और डीएनए दोनों अनुपस्थित हैं, तो जब एब्सेंट हैं तो कहीं ना कहीं इसमें आपका डीएनए इससे तो चेक नहीं हो रहा होगा, इससे आपका डीएनए चेक नहीं होता है। याद रखना डीएनए किससे चेक होता है? डब्ल्यूबीसी से चेक होता है, तो आरएनए से नहीं होता है। तो यहाँ पर याद रखना आरएनए और डीएनए और आरएनए अनुपस्थित होते हैं और ये केंद्रक विहीन होती है। जबकि फॉर एग्जांपल अपवाद के रूप में याद रखना लामा भेड़ में केंद्रक पाया जाता है, लामा भेड़ में केंद्रक पाया जाता है। फ्रेंड समझ में आ रहा है? अब आगे बात करते हैं आरबीसी जो लाल होती है, आरबीसी में क्या क्या पाया जाता है और आरबीसी की जो संख्या होती है आपको याद रखना 40 से 45 लाख घन मिलीलीटर होती है, लाख घन मिलीलीटर होती है, घन मिलीलीटर में होती है आरबीसी की संख्या। और हमने कल भी आपको बताया था कि आरबीसी जो है मेल और फीमेल में सिर्फ आरबीसी का अंतर होता है, प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसी की संख्या लगभग समान होती है। तो सबसे ज्यादा कौन होती है? आरबीसी की संख्या ही कम ज्यादा होती है। अब आरबीसी की संख्या में देख लिए, आरबीसी में हमने क्या पाया था? हमने कहा था हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ये हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन से, और हीमोग्लोबिन और क्या करता है? CO2 से रिएक्शन करता है। अर्थात हमारे शरीर में देखा जाए तो हीमोग्लोबिन का मेन कार्य क्या होगा कि ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहा होगा। ये शरीर के अन्य अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करेगा। जब ऑक्सीजन पहुंचा रहा होगा तो जितना बॉडी में तेजी से ऑक्सीजन जाएगा तो उतनी तेजी से हमारे बॉडी में जो स्टोर होता है ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में, वो पुनः ग्लूकोज के रूप में टूटेगा और टूटने के बाद हमें क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी। अर्थात यहाँ पे देखा जाए कि अगर पुरुषों में देखा जाए हीमोग्लोबिन का परास कितना होता है तो 14 से 16 के बीच में होता है, जबकि फीमेल में 12 से 14 के बीच में होता है। अब फ्रेंड्स आप यहीं से देख सकते हैं कि प्रकृति ने ही यहाँ विभिन्नता कर दी। सरकार तो करती रहती है स्त्री और पुरुष में, स्त्रियों के लिए यहाँ हीमोग्लोबिन की मात्रा भी कम कर दी। कितनी हो गई? 12 से 14 हो गई। तो आप सीधे अंदाजा लगाएं, जब हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होगी तो ऑक्सीजन की उतनी तेजी से सप्लाई नहीं होगी। जब ऑक्सीजन की उतनी तेजी से सप्लाई नहीं होगी तो ग्लूकोज का विखंडन कैसे होगा? इसलिए यहाँ पे हम लोग ऐसे किंवदंती फैला देते हैं महिलाओं के लिए, तो स्त्रियों के लिए, लड़कियों के लिए कि बोल देते हैं महिलाएं तो अबला होती, अबला नहीं होती। फ्रेंड्स यहाँ पे आप समझ के देखो कि हीमोग्लोबिन का परास ही प्रकृति के द्वारा कम है। आप रनिंग करके आते हैं तो रनिंग के बाद क्या होता है? बहुत तेजी से सांस लेते हैं। जब बहुत तेज से सांस लेते हैं तो आपके अंदर क्या जा रही है? ऑक्सीजन जा रही है, और वो ऑक्सीजन क्या कर रही है कि जो आपका ग्लाइकोजन है वो ग्लाइकोजन पुनः ग्लूकोज में विखंडन हो रहा है। विखंडन होने के बाद हमारे शरीर में ऊर्जा मिल रही होती। कहेंगे और तेजी से आरबीसी का निर्माण होता है और हमारा चेहरा कैसा होता है? एकदम लाल हो जाता है। तो किसकी वजह से हो रहा होगा? ये हमारे शरीर में उपस्थित एक कंपोनेंट, एक संकुल कंपाउंड पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ऑक्सीजन और CO2 जो अति तीव्र क्रियाशील जो गैसें होती है उनसे ज्यादा तेजी से रिएक्शन करता है। कहा जाता है एक हीमोग्लोबिन का पार्ट, एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन को ले जाने में सक्षम है। याद रखना 4 ऑक्सीजन के पार्टिकल को ले जाने में सक्षम है। अब यहाँ पे आगे बात करते हैं कि इसका काम क्या होता है। तो ये ले जाने में सक्षम होता है, ले जाता है तो क्या करता है? ये ऑक्सीजन जाएगी बॉडी में और ऑक्सीजन क्या करता है? ग्लूकोज का विखंडन करेगा और हमारे शरीर में क्या मिल रही होगी? ऊर्जा मिल रही होगी। अगली बात करें कि कितनी क्या काम आती है। जैसे हम कहें जब हमने सांस लेते हैं, जब प्रकृति के द्वारा हम सांस लेते हैं तो हमें पता है कि वायु के रूप में ले रहे हैं, एयर के रूप में ले रहे हैं, और एयर में आप कितनी 78 से 79% कहेंगे आपके बॉडी में, आपके वायुमंडल में क्या है? कहेंगे नाइट्रोजन है। और 20 से 21% आपके शरीर में क्या जा रही? 20 से 21% O2 जा रही। अच्छे से समझ लो, मौका मिला आपको समझने के लिए कि सांस लेते हैं तो क्या क्या अंदर जा रहा है। फ्रेंड अगर समझ में आ रहा है तो समझ कीजिए। तो हमने क्या बताया कि जब हमने सांस ली तो हमारी नाक ये डिसाइड नहीं कर पाती कि केवल ऑक्सीजन है, बाकी बार ऑक्सीजन ने उस वायु को अंदर लिया तो उसने कहा प्रकृति में आपकी नाइट्रोजन भी है,
आपके ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, जल वाष्प भी है, ये हमारे नाक के अंदर जा रहा है। तो जब जाता है तो कहा जाता है नाइट्रोजन 78% ऑक्सीजन गई, और CO2 जो है CO2 0.04%, CO2 भी कितनी जा रही है 4% जा रही है। और जो ऑक्सीजन आपकी वाटर मॉलिक्यूल है या कहेंगे जल वाष्प है, ये जल वाष्प जो होता है, जल वाष्प ये आपके शरीर में 0.03% आपका जा रहा है। अब हुआ क्या, जब हमने ऑक्सीजन ली, जब हमने वायु ली, अब अच्छे समझ लो, जब लेते हैं तो यहां पर क्या फ्रेंड्स होता है कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन जो हमारे शरीर के लिए यूजलेस है, जैसे गई नासा द्वार से फिर बाहर हो गई। उसके बाद ऑक्सीजन जो गई सॉरी जब ऑक्सीजन गई फ्रेंड, तो ये ऑक्सीजन पूरी 20 से 21% यूज में नहीं आई फ्रेंड, अच्छे से समझ लो। केवल इसका 5% ही हमारे शरीर में यूज हुआ, और 16% जिस रूम में ऑक्सीजन गई थी उसी रूम में ये बाहर निकल आई। कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने 0.04% ली थी, ये 4% के रूप में वापस निकली। आप आगे पढ़ेंगे, आप जब आगे पढ़ाया जाएगा आपको, जब पढ़ाएंगे लंग्स, तो लंग्स में पढ़ाएंगे कि आपके विसरण में क्या होता है कि हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर कैसे चलती है, और कैसे ऑक्सीजन आपकी वहीं रह जाती है और CO2 बाहर हो जाती है। तो यहाँ पे भी वही प्रोसीजर हमने बताया कि CO2 जहां 0.04% प्रकाश के द्वारा गई थी, और वापस कितनी कर रहे हैं 4%। अब आपके दिमाग में आया कि 4% कैसे कर रहे हैं आप फ्रेंड। जब ग्लूकोज का विखंडन होता है, ग्लूकोज का जब विखंडन हो रहा है, तो ग्लूकोज किस में टूटेगा, जाके H2 और CO2 में टूट रहा हो। तो ये CO2 जो हमारे शरीर में बनी, तो वो 4% के रूप में बाहर निकलती। और हमारे हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये हमारा जो हीमोग्लोबिन है, ये उच्च क्रियाशील गैसों से ज्यादा तेजी से रिएक्शन करता है। ऐसे हम समझ ले, जहां ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है वहां पर क्या करेगा, क्या बनाएगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करेगा। और जहां कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो गई, अर्थात आधी हो गई, तो यहाँ पर O2 की मात्रा आधी हो गई, तो इसने क्या बना लिया, जाके CO बना देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। अब लग रहा होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, आपने देखा होगा कि आप घरों में यूज देखना, घरों में आप अपने घर में फील करना ये चीज है कि जिनकी माताएं बहनें घर में किचन में काम करती हैं, और वो किचन आपका बंद हो, वो किचन आपका बंद हो, तो आप इस चीज को फील करना कि जब माता बहनें खाना बनाकर निकलती, उनके सर में दर्द हो रहा हो। क्यों, आप ऐसा सोचिए, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उस जगह की ऑक्सीजन कहीं ना कहीं जलने में भी तो यूज हो रही है। जब जलने में यूज हो रही है, और हम 4% कहेंगे CO2 छोड़ रहे हैं लगातार, जब CO2 लगातार छोड़ेंगे और बढ़ने के बाद भी जो आपकी एनर्जी बर्न हो रही है, साथ ही साथ जो हम जला रहे हैं उससे भी तो CO2 बाहर निकल रही होगी। जब वो CO2 बाहर निकल रही होगी, तो कहीं ना कहीं उस एटमॉस्फेयर का क्या हो जाएगा, उच्च लेवल हो जाएगा, किसका, O2 का, या कहेंगे CO2 का लेवल गिरने लगेगा, CO में कन्वर्ट होगा और कार्बोक्सी मोनोऑक्साइड बना लेगा। अब कार्बोक्सी मोनोऑक्साइड बनेगा, जाकर लगातार बनता जाएगा, तो हमें क्या, सर दर्द होने लगेगा और हमें बेहोशी आने लगेगी। इसी तरह आप अनुभव और कीजिए कि आप दमा के पेशेंट को देखते हैं, जो भीड़ भाड़ इलाके में जाता है, जब भीड़ भाड़ इलाके में जाता है, तो वहां पे क्या होता है कि बहुत सारी लोगों को गर्मी भी लग रही होगी, और साथ ही साथ आप रिजल्ट देखते हैं गर्मी के साथ साथ क्या होता है फ्रेंड्स कि वो जो पर्सन, दमा का पर्सन, वो ज्यादा परेशान होगा, क्योंकि वहां प्रत्येक व्यक्ति 4% CO2 छोड़ रहा होगा, और ऑक्सीजन की वहां पे क्या हो रही होगी, कमी हो रही होगी, तो उस व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत आ रही होगी। इसी तरह से आपसे बोला जाता है कि बंद कमरे में अंगीठी को नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि अंगीठी क्या कर रही है कि जो आपके कमरे में ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन क्या करेगी, ऑक्सीजन के लेवल को लगातार यहाँ पे क्या करती चली जाएगी, कम करेगी। जब कम करेगी तो किसका निर्माण होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होगा, और हमें क्या आने लगेगी, बेहोशी आने लगेगी। तो ये सारे फैक्ट आपको समझ में आना चाहिए कि आरबीसी क्या कर रही होगी, तो और हीमोग्लोबिन क्या करता है कि जब CO2 से रिएक्शन करता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जब ऑक्सीजन से बनाएगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। कौन कर रहा है, आपका, ये आपका आरबीसी कर रहा है। अब आरबीसी के बहुत सारे काम होते हैं। आरबीसी का पहला काम, आरबीसी में क्या पाया जाता है, फोलिक अम्ल पाया जाता है। आरबीसी में विटामिन B6 B12 भी पाए जाते हैं, ये आपके ब्लड में पाए जा रहे हैं, B6 B12 भी पाया जा रहा है, ये सारी चीज याद रखना। तो आरबीसी क्या कर रहा होगा कि ऑक्सीजन को ले जाने का और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाने का, साथ ही साथ शरीर का ताप नियमन काम कर रहा होगा, ये आपका आरबीसी करने का काम कर रहा होगा।
फ्रेंड्स अगर समझ में आए तो थंब कीजिए। आपके जो एग्जाम के दृष्टि से क्वेश्चन बनते हैं कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है, आरबीसी का जीवन काल कितना होगा, तो जीवन काल मिनिमम 20 दिन और मैक्सिमम 120 दिन होगा। अब आपके दिमाग में एक चीज बनती होगी कि आपके ब्लड जो बन रहा है शरीर में, कहा जाता है ऑन एवरेज एक व्यक्ति एक दिन में 800 ग्राम तक खाना खाता है। 800 ग्राम तक खाना खाता है फ्रेंड्स। तो वो जो खाना खा रहा है, तो कहा जाता है अगर एक महीने तक खा रहा है तो कहा जाता है 30 से 32 किलो खाना खाता है और उसके शरीर में लगभग 800 ml आपका ब्लड बन रहा होगा। तो अब आपको लगेगा 1 साल खाता रहे, 2 साल खाएगा, तो लगातार जब ब्लड बनेगा तो उसके बॉडी में ओवरफ्लो क्यों नहीं होता ब्लड, उसके शरीर में ब्लड इतना ज्यादा क्यों नहीं बन जाता कि इधर से निकलने लगे उधर से निकलने लगे, ओवरफ्लो क्यों नहीं होता है? आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन जरूर चलता होगा फ्रेंड्स। वो रीजन ये होता है कि अगर हमारे बॉडी में ब्लड का निर्माण हो रहा है तो ब्लड मर भी तो रहा होगा। आप सोच के देखिए, जो आरबीसी है उसका जीवन काल 20 से 120 दिन है, आपकी डब्ल्यूबीसी है वो 4 से 8 दिन तक है, ब्लड लेता है 2 से 3 दिन तक जी रही है। तो कहीं ना कहीं अगर ब्लड का निर्माण होता है तो ब्लड मरता भी तो है। जब मरता है तो इस वजह से कहा जाता है कि यहां पर आरबीसी अर्थात ब्लड की अधिकता नहीं होती है, 5 से 6 लीटर ही बना रहता है। कहा जाता है कि 12 से 14 यूनिट तक ब्लड नॉर्मल माना जाता है, अर्थात 1 यूनिट 400 से 450 ml की होती है। 450 से 450 ml की एक यूनिट आती है। तो ब्लड आप यूनिट में देखते होंगे तो कितना होता है, 12 से 14 या कहेंगे 14 से 16 तक यूनिट होता है। और जब इसकी आरबीसी की कमी होने लगती है, जब कहेंगे ब्लड में आरबीसी की कमी हो गई तो कमी होने से क्या होगा, आपके शरीर में एनीमिया रोग हो जाता। अब याद रखेंगे कौन सा रोग हो गया, एनीमिया रोग हो गया। जब आरबीसी की अधिकता हो गई तो आपके शरीर में पॉलीसाइथीमिया रोग हो गया, साइथीमिया रोग हो जाता है। ये आपको सारे पॉइंट याद रखना कि आरबीसी की कमी से एनीमिया रोग हो रहा है, आरबीसी की अधिकता से पॉलीसाइथीमिया हो रहा है। और जब आरबीसी की विकृति हो जाती है, जब आरबीसी का शेप चेंज होने लगता है, तो कहा जाता है शेप चेंज करने के कारण, आरबीसी के शेप के कारण एक रोग होता है सिकल एनीमिया रोग हो जाता है। ये सारे पॉइंट आपको आरबीसी से याद रखना है फ्रेंड्स। सबसे पहले जो जुड़े हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें और ये सारे पॉइंट आप नोट करते जाइए कि कौन बीमारी किससे हो रही है। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी कि डब्ल्यूबीसी क्या है। तो सबसे पहले डब्ल्यूबीसी की बात करें तो फुल फॉर्म क्या होता है, इसका बोला जाता है व्हाइट ब्लड कार्पल्स होता है। यहाँ व्हाइट ब्लड कार्पल्स या व्हाइट ब्लड सेल्स बोल देंगे। इसी को बोलते हैं कि नाम लिया था हमने ल्यूकोसाइट्स। फ्रेंड्स ये नाम जरूर याद होना चाहिए, ल्यूकोसाइट्स। तो अब इनकी बात करें, इनका जो निर्माण होता है वो अस्थिमज्जा में जबकि मृत्यु कहाँ होती है, इनकी मृत्यु ब्लड में ही हो जाती है। इनका जीवन काल जो है फ्रेंड्स, इनका जीवन काल आपका 4 से 8 दिन तक होता है। इनका जो जीवन काल है 4 से 8 दिन तक होता है। जबकि फ्रेंड्स इनका कहा जाए, इनका मेन काम क्या होता है, इनकी संख्या कितनी होती है इसके बारे में भी जानते हैं। संख्या जो होती है वो 5000 से 9000 घन मिलीलीटर होती है, घन मिलीलीटर होती है। किसकी संख्या, तो डब्ल्यूबीसी की संख्या इतनी, जीवन काल इतना, और इनकी मृत्यु कहाँ हो रही है, इनकी मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। डब्ल्यूबीसी का मेन काम जो फ्रेंड्स है, ये हमारे शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली विकसित करती है, का निर्माण करती है। आप रोगों से लड़ने की जो क्षमता आपके बॉडी में डेवलप होती है, आपके शरीर में जो रोगों से लड़ने की क्षमता जो डेवलप हो रही है वो किसके कारण होगी फ्रेंड्स, तो आप कहेंगे वो डब्ल्यूबीसी की होगी। प्रतिरक्षा प्रणाली की खोज किसने की थी सबसे पहले, तो कहेंगे वैज्ञानिक निकल कर आए थे, इनका नाम था एडवर्ड जेनर ने इम्यून सिस्टम की खोज की। तो याद रखना डब्ल्यूबीसी का सीधा संबंध क्या है कि हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप करें। इनका जीवन काल 4 से 8 दिन तक होता है। निर्माण अस्थिमज्जा में, मृत्यु कहाँ हो रही है, रक्त में ही हो जाती है।
और इनकी संख्या 5 से 9,000 घन मिलीमीटर होती है और इनका काम जो होता है ये रोगों से लड़ने का काम करती है। दूसरी चीज आपको याद रखना है, जो WBC फ्रेंड्स होती है, WBC केंद्रक युक्त होती है, आपको याद रखना है इसमें केंद्रक उपस्थित होता है, केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। जब न्यूक्लियस पाया गया तो डीएनए का निर्माण भी होगा, इसमें डीएनए है तो आरएनए भी होगा। याद रखना डीएनए और आरएनए दोनों उपस्थित होते हैं। जब आपके WBC में डीएनए और आरएनए दोनों चीजें हैं, डीएनए और आरएनए दोनों चीजें हैं, तो यहां पर क्या निकल के आएगा कि आपके बॉडी का जो डीएनए टेस्ट होता है वो किसके माध्यम से हो रहा होगा, WBC के माध्यम से हो रहा होगा। और आप देखते हैं, आप जब सीरियल वगैरह देखते हैं तो सीरियल वगैरह में हमें क्या देखने को मिलता है, एक सीरियल आप सुनते हो CID आता है, बहुत साल पहले एक सुराग चला करता था, सुराग दा क्लू। आप देखते होंगे वहां पे जो इंस्पेक्टर आता है एकदम तुरंत कहेगा ब्लड सैंपल ले लीजिए, ये नाखून मिल गए, स्किन में इसके फंसा हुआ स्किन है, बाल मिल गए। तो ये जो सारी चीजें हैं, नाखून है, बाल है, जानवरों की सींगे हैं, ये सब किससे निर्माण रही हुई, तो कहीं ना कहीं WBC के मृत होने के कारण ये WBC जब मरती हैं तो उनसे किसका निर्माण होता है, उससे बालों का निर्माण होता है, केराटिन पाई जा रही होगी, उससे सींगों का निर्माण हो रहा होगा, उसी से हाथों में नाखूनों का निर्माण हो रहा होगा। इसीलिए कहा जाता है कि बाल, आपने देखा होगा CID आता है तो वो दया कहता है, वो जो प्रद्युम्न है बोलते हैं दया कुत्तो है, हाथ ऐसे देखा होगा घूमता है, अरे कुत्तो है, ये बाल मिल गया। तो इसका रीजन क्या है कि वो बाल मिलने का कारण क्या है, वो मृत WBC से बना है, और WBC से बना है तो उसमें क्या होगा, डीएनए आरएनए भी होगा, और किसी का डीएनए चेंज नहीं होता। याद रखना डीएनए चेंज नहीं होगा और उससे पता लगा लेते कौन कितने किसका वंशज है, क्या है। ये सारी चीजें समझ में आ रही है। तो आपके बॉडी में रोगों से लड़ने की प्रतिरक्षा प्रणाली विकसित करने का काम कौन करता है, कहेंगे WBC। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखा जाए, आप सुनते हो कि उसको एड्स हो गया, एड्स हो गया, किसकी वजह से हो गया, HIV वायरस के लिए। तो यहाँ पे समझ के देखो कि HIV है क्या, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। इम्यून मीन प्रतिरक्षी, वायरस मीन विषाणु, जो मानव की प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करने वाला वायरस है। क्या कर, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, उसके शरीर में इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया, या कहेंगे रोगों से लड़ने वाले को प्रभावित किसने कर दिया, HIV कर दिया। इसलिए यहां भी इम्यून जुड़ा है, यहां भी इम्यून जुड़ा। ये क्या कर रहा होगा, इस इम्यून की डिफिशियंसी मीन कमी कर दी। इसलिए कहा जाता है ये आपके जो आपके लड़ने की क्षमता है, जो आपके बॉडी में रोगों से जो आप लड़ते हैं उस प्रणाली को ही प्रभावित कर देता है। कौन, HIV वायरस। HIV वायरस कोई रोग नहीं, आपके बॉडी में क्या करता है, मेन आपके रोगों से लड़ने की क्षमता जो है उसको लगातार कमजोर करता चला जाएगा, और आपके शरीर में जैसे ही कोई बीमारी अटैक करेगी वो बीमारी सही नहीं होगी। क्यों, क्योंकि वो रोगों से लड़ रही है, और जब रोगों से लड़ने की क्षमता ही खत्म हो गई तो कैसे वो सर्वाइव कर पाए। दूसरी चीज हमने देखा होगा, आप जब कभी घूम रहे होते हैं तो आपको ऐसा लगेगा हाथ पैर में दर्द हो रहा है, आपके दिमाग में बैठ गया मुझे फीवर आने वाला है, फीवर आने वाला। तो कहीं ना कहीं आपके शरीर में उपस्थित WBC वो क्या करने लगती है, आत्मसमर्पण करने लगती है। जब आत्मसमर्पण करेंगी तो दूसरा व्यक्ति तो जाहिर सी बात है अटैक करेगा, और जब अटैक करेगा तो आप प्रभावित हो जाएंगे, और प्रभावित होने के बाद क्या होगा कि आपको फीवर कुछ देर में आ जाएगा। दूसरा एग्जांपल देख लो, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर कहेगा अच्छा फीवर है। कुछ तो लड़कियां ऐसी होती जैसे डॉक्टर के पास पहुंची और डॉक्टर ने जैसे इंजेक्शन दिखाया बुखार उतर गया तुरंत, डॉक्टर साहब फीवर चला गया, क्योंकि उनकी साइकोलॉजी बन गई कि हमें फीवर है, और जहां दवा देखी फीवर उतर गया। ऐसे आप लोग भी करते हो, फीवर है तो कह रहे लेट गए, और जब लेट गए तो क्या आपको फीवर आ गया। अगर उसी समय साइकिल उड़ाकर गिरकर चलने निकल गए तो आप कुछ देर बाद देखते हैं कि आप कुछ बेटर फील करने लगते हैं, क्योंकि हमारी जो प्रणाली है वो कहीं ना कहीं डेवलप हो गई, और हमने उस वायरस से, उस आपके बैक्टीरिया से लड़ा और हम स्वस्थ हो गए। तो ये सारी चीजें किसकी वजह से आ रहे हैं, ये आपकी WBC से आ रही है। तो रोगों से लड़ने की क्षमता कौन डेवलप कर रहा है, ये WBC कर रहा है। अब WBC के बारे में देखें तो WBC कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स WBC को बताया गया कि दो प्रकार की होती है, एक आपकी कणिकामय होती है,
कणिकामय और एक अकणिकामय। अकणिकामय दो प्रकार की, इसको क्या बोल रहे हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स, और इसको एग्रेन्युलोसाइट्स। दो प्रकार की होती। अब यहां पर देखें ग्रेन्युलो एग्रेन्युलो को भी हमने बताया था कि कई टाइप्स के होती है। ये आपके तीन प्रकार की हो गई। पहले निकल गया इओसिनोफिल्स, इओसिनोफिल्स, दूसरी आपकी बेसोफिल्स, और तीसरी आपकी आती है न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। अब यहां पे बात करें कणिका विहीन। कणिका विहीन भी दो प्रकार की होती है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। अब इनके बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स टॉपिक बड़े हैं, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे सारी चीजें आपकी क्लियर होती चली जाएंगी। और कभी आपको ब्लड से रिलेटेड कोई भी आपको परेशानी, आप जैसे भी जिस तरीके क्वेश्चन पूछेंगे आप कर लेंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पर जो कणिका में वो इओसिनोफिल्स है, ये इओसिनोफिल्स का काम क्या होता है, तो याद रखना ये आपके अम्लीय रंजक द्वारा रंगी होती है, अम्लीय होती है। ये कुल WBC का 2 से 3% होती है, ये 2 से 3% होती है। और इनका मेन काम क्या होता है कि शरीर में संवेदनशीलता एवं प्रतीक्षा प्रणाली को विकसित करना, शरीर में प्रतिक्षण को बढ़ावा देना एवं संवेदनशीलता को विकसित करना। याद रखना कि आपके प्रतिक्षण प्रणाली को कौन विकसित कर रहा होगा, ये आपकी इओसिनोफिल्स कर रही होंगी। किसकी हिस्सा है, तो कहेंगे आपके कणिकामय। इनके बॉडी में क्या होता है, ऐसे पार्टिकल पाए जाते हैं। बेसोफिल्स क्या होता है, बेसोफिल्स और ये इओसिनोफिल्स का काम क्या होता है कि आपने देखा होगा कि अभी तक क्या होगा था, लिंग निर्धारण किया जाता था कि डिलीवरी के पहले ही पता कर लेते थे कि मेल है कि फीमेल, मेल है या फीमेल की जांच करने के लिए कहा जाता है एक बार बॉडी विकसित होती है। वो इओसिनोफिल्स के कारण जो बार बॉडी विकसित होती है उसी का अध्ययन करके बता दिया जाता है कि आने वाली जनरेशन मेल है या फीमेल, जिसको इस समय कानूनी अवैध बताया गया, अपराध बताया गया, सजा का प्रावधान किया गया। तो किसकी वजह से होता है, इओसिनोफिल्स के, क्योंकि हमने कहा डीएनए ही निर्धारण कर रहा है, WBC के आरएनए का अध्ययन नहीं किया गया। आगे देखो बेसोफिल्स है, ये बेसोफिल्स क्या करती है, ये भी आपके शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली को विकसित करती हैं। और जब कहा जाता है संख्या में ज्यादा बेसोफिल्स बनने लगती हैं, तो ये क्षारीय रंजक द्वारा रंगी होती हैं, ज्यादा बनने लगती है, तो ये आपके बॉडी में एक हिस्टामिन रसायन का स्रावण करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हिस्टामिन रसायन बनाती है। नोट कर लेंगे क्या बना रहे हैं, हिस्टामिन रसायन का निर्माण। और ये हिस्टामिन रसायन क्या करता है फ्रेंड, ये रसायन जो है आपके शरीर में एलर्जी उत्पन्न करता है। कौन से, राइनिटिस, कौन सी बीमारी, राइनिटिस बीमारी का निर्माण करेगा, या कहेंगे आपके बॉडी में दमा जैसी बीमारी है, धूल से एलर्जी है, किसी प्रकार किसी को सन से एलर्जी हो जाती है, किसी को जैसे धूप में के चकत्ते पड़ के कह रहे हैं एलर्जी है। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है फ्रेंड्स, ये आपके बेसोफिल्स के कारण हो रहा है। बेसोफिल की जब संख्या बढ़ती है तो बेसोफिल्स के कारण क्या होता है कि राइनिटिस एंजाइम या कहेंगे हिस्टामिन रसायन स्रावित होता है, और इसके स्रावण से क्या होता है, राइनिटिस बीमारी हो जाती है। और क्या उत्पन्न होता है, एलर्जी जैसी बीमारी उत्पन्न हो जाती है। आप एलर्जी कई प्रकार की देखते हैं, बोल देता है मैं पड़ोसी से एलर्जी है, फलाने को देख लेते हैं एलर्जी हो जाती है, वो बेटा आपके माइंड की एलर्जी है, वो बेसोफिल्स के कारण एलर्जी नहीं है। दिमाग में डाल लो, किसी को देखकर एलर्जी उत्पन्न होना, यार पड़ोसी मिल जाए गोली मार दे, ये जो एलर्जी है फ्रेंड, ये एलर्जी आपके माइंड के कूड़े की एलर्जी है कि जो डाटा फीड कर लिया उसके कारण एलर्जी है। लेकिन आपको वायु से, धूल से, मिट्टी से, आपको सन से ऐसी जो एलर्जी होती है, या आप एक स्थान से दूसरे स्थान चले गए तो आप छींकने लगे, आपको जुकाम हो गया, आप कहते हैं मिट्टी से एलर्जी हो गई, ये सब चीजें किसकी वजह से होती है, जब आपकी बॉडी में हिस्टामिन रसायन स्रावित होने लगता है और आपको राइनिटिस दमा जैसी बीमारी हो जाती है। न्यूट्रोफिल्स ये उदासीन होती है, नाम से समझ लो, न्यूटर, ये उदासीन होती है। और ये उदासीन क्या करती है, ये मेन काम क्या होती है, जो आरबीसी या WBC मर रही है उनका भक्षण करने का काम कर रही है। ये चीज आपको याद रखना। अब बात करते हैं मोनोसाइट। तो सबसे बड़ी WBC कौन सी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी WBC आपकी कौन सी है, तो कहेंगे मोनोसाइट।
आप पेपर उठाकर देखिए सीजल वगैरह का, क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है, मोनोसाइट, और सबसे छोटे कौन सी है, सबसे छोटी आपकी आपकी लिम्फोसाइट है, ये सबसे छोटी है। अब इन दोनों का काम क्या होता है, इन दोनों का काम कहा जाता है, ये केंद्रक जो होता है इनका एक तरफ केंद्रक ऐसे होता है, एक तरफ इनका केंद्रक ऐसे कटा होता है, किसका, मोनोसाइट। ये आकार में बड़ी होती है और इनका मेन काम होता है कि शरीर में घूम घूम के ये क्या करती है, आपकी जो डब्ल्यूबीसी आरबीसी मरी इनका भक्षण करने का काम करती है, अर्थात एक प्रकार के मेहतर का काम करती है। ये ब्लड में ब्लड की सफाई करने वाली है, अर्थात इनको कहेंगे मेहतर का काम कर रही है। याद रखेंगे, कहेंगे ब्लड का मेहतर कौन है, सफाई करने वाला कौन है, तो आपकी मोनोसाइट होती हैं। ये मृत सेल्स को खाने का कार्य करती है, नष्ट करने का काम करती है। जबकि लिम्फोसाइट क्या होती है, ये लिम्फोसाइट फ्रेंड्स नोट करते जाएंगे, ये लिम्फोसाइट का मेन काम क्या होता है कि शरीर में जो लिम्फोसाइट है ये रोगों से लड़ती है। ये लिम्फोसाइट ही है, जब आपके बॉडी में चाहे कोई वायरस या बैक्टीरिया अटैक करता है तो सबसे पहले एक्टिवेट कौन होती है, वो लिम्फोसाइट होती है और लड़ने पहुंच जाती है। और जैसे आपकी लिम्फोसाइट आपकी आत्मसमर्पण कर दे फ्रेंड, जैसे ही इन्होंने हथियार डाल दिया, ये मान लो आपकी बॉडी इफेक्टेड हो गई। कहा जाता है आपके बॉडी में भी एड्स से लड़ने की क्षमता होती है। और कौन लड़ रही होती है, वो सेल पाई जाती है जिसका नाम है T4 लिम्फोसाइट। कौन होती है, T4 लिम्फोसाइट होती है। ये T4 लिम्फोसाइट सबसे पहले HIV वायरस से लड़ना शुरू करती है, और जब तक लड़ती है तब तक ये परास्त हो जाती है और अन्य सेल को ये सूचना नहीं मिल पाती है और ये क्या हो जाते हैं, मानव ग्रसित हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स हमने किसके बारे में जाना, WBC के बारे में जाना, और WBC के कार्य क्या है इसके बारे में। अब हम आगे जानने की कोशिश करते हैं कि प्लेटलेट्स काम क्या करते हैं। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, तो अगर फ्रेंड समझ में आ रहा है तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें, और शेयर करने के साथ ही जो नए जुड़े हैं फ्रेंड्स वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक कर दें। और आप कमेंट करके पूछिए, जैसा भी डाउट आपके माइंड में हो सबसे पहले आप कमेंट करके पूछिए, आप अपने डाउट को क्लियर जरूर कीजिए फ्रेंड्स, जरूर क्लियर कीजिए। तो यहाँ पे बात करते हैं ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स की बात करते हैं, और रक्त बिंबाणु। ये रक्त बिंबाणु जो है इनके खोजकर्ता ऑसलर है, याद रखना ऑसलर है। जबकि WBC का छूट गया, बीबी लिख लेंगे, इसके ग्रेविल है, नोट कर लेंगे, इसके खोजकर्ता कौन है, ग्रेविल है, और इसके कौन है, ऑसलर। अब यहाँ पे फ्रेंड क्या निकल के आया कि WBC पढ़ लिए, हमने RBC पढ़ लिए, और ब्लड प्लेटलेट्स का काम क्या करती हैं, तो याद रखना आपके शरीर में रक्त का थक्का जमाना, रक्त का थक्का जमाने में किसका काम होगा, रक्त का थक्का जमाने में ब्लड प्लेटलेट का काम होगा। ये क्या करती हैं, इनकी संख्या 3 से 4 लाख घन मिलीलीटर होती, याद रखना 3 से 4 लाख घन मिलीलीटर होती। और ये क्या करती, ये भी रक्त का थक्का जमाने के साथ साथ रोगों से लड़ने में मदद करती हैं। अब आपके शरीर में समझ में आ रहा होगा कि आपके शरीर में भी रक्त का थक्का जमाने में ब्लड प्लेटलेट्स है, तो बॉडी के अंदर रक्त क्यों नहीं जमता है, और जैसे ही शरीर के बाहर आता है रक्त हमारा जम जाता है 1 से 2 मिनट में। अगर रक्त नहीं जम रहा तो हमें कहा जाता है कि हीमोफीलिया बीमारी हो गई। तो इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन होता है कि हमारे बॉडी में कहेंगे यकृत से एक प्रोटीन स्रावित होती है जिसे बोला जाता है हिपैरिन, और आपके कहेंगे फाइब्रिनोजन प्रोटीन भी ब्लड में होती। तो ये फाइब्रिनोजन क्या कर रहा है, रक्त का थक्का जमाने में काम कर रहा है, जबकि बॉडी के अंदर यकृत से स्रावित होने वाली एक प्रोटीन है जिसे हिपैरिन कहा जाता है, ये एंटीकोगुलेंट के रूप में काम करती है, ये प्रतिस्कंदक के रूप में काम करती है, रक्त को जमने से रोकने का काम करती है। तो बॉडी के अंदर जो रक्त नहीं जमता है वो किसके कारण होगा, कहेंगे यकृत से स्रावित होने वाली जो प्रोटीन है उसका क्या नाम है फ्रेंड, कहेंगे हिपैरिन। हिपैरिन के कारण हमारे बॉडी में रक्त नहीं जमता। और जब ब्लड हमारे शरीर से बाहर आता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में वो क्या होती है, सेल्स ब्रेक हो जाती है, और ब्रेक होने से क्या हो जाता है, रक्त का थक्का जमता है। आपने देखा होगा जब ब्रेक होता है वो आपकी दरारें जैसे आपके ब्लड में पड़ जाती है, इसलिए बाहर जम जाता है और बॉडी के अंदर नहीं जमता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा है तो थंब कीजिए फ्रेंड।
तो आज हमने ब्लड के बारे में क्या जाना कि ब्लड के कणिकाएं जो होती है, कणिकाओं में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट के बारे में जाना। ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है फ्रेंड, आप उठाकर देखिए तो 2-3 टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और उसमें भी सबसे ज्यादा आपके ब्लड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपने 2-3 टॉपिक आपने क्लियर कर लीजिए तो आप ये मानो कि बायोलॉजी का पोर्शन आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा और इस लेवल से कुछ भी बाहर नहीं जाएगा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि अगर क्वेश्चन आएंगे तो हम इसको अच्छे बेटर तरीके से कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर समझ में आया है तो थंब जरूर कर दीजिए और सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। तो आज हमने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट पढ़ा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से आरएच फैक्टर या कहेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे और हार्ट को लेकर आएंगे, हार्ट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज लेक्चर यही रखते हैं कि वो टॉपिक बड़ा हो जाएगा तो आप परेशान हो जाते हो कि ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है, आप स्किप करके देखने लगते हो। आप वीडियो को पूरा देखिए, पूरा सीन करिए, पूरा वॉच करिए और साथ में नोट्स जरूर बनाइए। आप ऐसे अगर वीडियो को स्किप करके देखेंगे, भगा के देख रहे हैं, स्पीड में देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप को घाटा ही कर रहे हैं। जरूर आप एक बार इसको सही से देखें। अगर नोट्स नहीं बन रहा है कुछ करिए, नोट्स बनाते जाइए, नोट्स बना के उसको सुबह उठ के आप उसको रिवीजन करिए। अब ये मान लो नौकरी कोई खेल नहीं है, अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, आपका डिवोशन नहीं है, आपका नौकरी पर समर्पण नहीं है स्टडी के प्रति, तो आप मान लो नौकरी से कहीं ना कहीं कोसों दूर है फ्रेंड। तो आपके अंदर जुनून है, आपको कुछ बनना है तो आप पूरे मन से पढ़ेंगे और कोशिश कीजिए हर एक टॉपिक में अपनी कमांड लाने की कोशिश कीजिए। आप देखिए नौकरी क्या एक नहीं 10 नौकरियां आपके पीछे घूमेंगी। तो फ्रेंड्स, आज वीडियो यही रखते हैं और कल इसी टाइम 7 बजे आपको लाइव मिलेंगे। धन्यवाद।